फिर से स्वागत है एक नए क्लास में। आज हम लोग लेटर मुगल्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, वो है शाह आलम सेकंड। ठीक है, शाह आलम सेकंड दो एक इनसिग्निफिकेंट रूलर थे, लेकिन उनके कार्यकाल में बहुत सारे इवेंट्स हुए जो इनको थोड़ा सिग्निफिकेंट बना देता है। ठीक है, नहीं तो कुछ पावर बचा नहीं है अभी मुगल एम्पायर के पास। ठीक है, तो ये राजा बने आलमगीर सेकंड के मरने के बाद। तो 1759 में बने और 1806 तक वो थे, नाम के राजा थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर शाह आलम की कहानी। ठीक है, शाह आलम के टाइम में ये बोला जाना स्टार्ट हो गया कि मुगलिया सल्तनत जो है ये बस दिल्ली से पालम तक है। सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। ओके, सो ये ऐसा बोलना स्टार्ट हो गया। मतलब इफेक्टिवली मुगल एम्पायर कुछ बचा नहीं है, कुछ पावर नहीं है उनका अभी, वजूद वैसा है नहीं। ठीक है, बस नाम के एक है बादशाह। ठीक है, नहीं तो कुछ है नहीं। लेकिन जो भी बचा कुचा पावर था वो भी इनके टाइम में रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे कि क्या क्या इवेंट्स इनके टाइम में हुआ। ठीक है, तो हम लोग पिछले दिन आलमगीर सेकंड तक पहुंच गए थे। तो आलमगीर सेकंड का ही बेटा था शाह आलम सेकंड। ओके, सो ठीक है, तो शाह आलम सेकंड ये सन ऑफ आलमगीर सेकंड है। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि आलमगीर सेकंड को उनके ही वजीर इमाद उल मुल्क ने मार डाला था। और एक पपेट, so a puppet ruler he placed a puppet ruler जो कि थे शाहजहां थ्री। ठीक है, तो शाहजहां थ्री ये थे पपेट रूलर। ये तकरीबन 17, हालांकि 1759 से ही इनको राजा माना जाता है। ठीक है, शाह आलम को 1759 से ही राजा माना जाता है, क्योंकि ये जो शाहजहां थर्ड है इनको किसी ने राजा एज अ स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, लेकिन ये फिर भी 1759 से 1760 तक बने रहे थे राजगद्दी पे। ठीक है, और शाह आलम सेकंड जो है, शाह आलम सेकंड came to power with the support of the Marathas. Okay, with the support of Marathas, uh, और ऐसा भी कह सकते हैं कि मराठा लीडर सदाशिव राव भाऊ। ओके, सो सदाशिव राव भाऊ के सपोर्ट से शाह आलम अपनी गद्दी पर आ पाए। ठीक है, आ पाए। और ऐसा कहा जाता है कि जो शाह आलम थे वो अच्छे व्यक्ति थे। शाह आलम सेकंड was a man of some ability and courage। ठीक है, फिर भी अच्छे इंसान थे। इंसान अच्छे थे, इनमें करेज, एबिलिटी सब कुछ था। इन्होंने कोशिश भी किया था कि जो ईस्टर्न प्रोविंसेस है, ईस्टर्न सूबा है, मुगल एम्पायर में प्रोविंसेस को सूबा कहा जाता था। ठीक है, तो ईस्टर्न प्रोविंसेस जो है उनको फिर से अपने डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर लाने के लिए, ठीक है, तो ये सब उन्होंने कोशिश भी किया था, लेकिन वैसा तो सक्सेसफुल हुआ नहीं। तो लेकिन ये राजगद्दी पे बैठ तो गए थे, लेकिन प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रही थी। ठीक है, मुगल एम्पायर की प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रही थी। तो देखते हैं इनके काल में क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो शाह आलम जब राजा बने थे, ठीक है, शाह आलम जब राजा बने थे तब ये अपने ही वजीर, जो तभी वजीर थे, इमाद उल मुल्क, जिन्होंने इनके पिताजी को भी मार डाला था, तो इमाद उल मुल्क से बहुत ज्यादा भयभीत थे। ठीक है, मतलब राजा बनने से तो थोड़ा पहले ही जैसे ही वो सब कॉन्स्पिरेसीज चल रही थी। तो इन्होंने क्या किया, एक
इन्होंने दिल्ली को एस्केप करके, मतलब दिल्ली से भाग गए। सो एस्केप्ड दिल्ली, ठीक है, एस्केप्ड दिल्ली, और ये चले गए अवध में। ओके, और अवध में जैसे उनके पिताजी मतलब पिताजी की हत्या के बाद वो अवध भाग गए, तो वहां पर उन्होंने अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर दिया और अपना जो नाम है वो शाह आलम सेकंड रख लिया। ठीक है, शाह आलम सेकंड रख लिया। इनका ओरिजिनल नाम जो है वो अली गौहर है। ठीक है, इनका ओरिजिनल नाम अली गौहर है। तो जैसे ही ये राजा बने, इनका जो टाइटल लिया वो है शाह आलम। ठीक है, ओके। सो इनको, शाह आलम को, ये याद रखिएगा, शाह आलम को वॉन्डरिंग एम्परर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एक राजा के पास एक गद्दी होती है, एक कैपिटल होता है, इनके पास था नहीं था। ठीक है, कोई सीट ऑफ पावर नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, मुगल आर्मी के ऊपर भी इनका कमांड नहीं था, नो कमांड ओवर द एंटायर मुगल आर्मी। तो ये क्या करने क्या गए थे? ये सपोर्ट जुटाने गए थे। ठीक है ना, सपोर्ट जुटाने गए थे। बिहार, बंगाल, अवध, इन रीजियन से ये सपोर्ट जुटाने गए थे अपने लिए, और एक प्रकार का और थोड़ा सा डायरेक्ट कंट्रोल भी एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, ओके। सो effectively he controlled no territory। अभी उनके पास कोई टेरिटरी है ही नहीं। ठीक है, ओके। तो इनको इसलिए कहा जाता था क्या? वॉन्डरिंग एम्परर। कोई टेरिटरी नहीं है, कोई कैपिटल नहीं है, कोई सीट ऑफ पावर नहीं है, कोई कमांड नहीं है ओवर द एंटायर मुगल आर्मी। वो अपने कुछ मिलिशियाज, मतलब ये क्या था ना, ये प्रिंस थे, तो हर जो हायर अथॉरिटी है उनके पास एक सेना रहती है, तो उसी को लेके वो भाग गए थे। तो ये अपना कुछ एक सेना वगैरह गैदर करके भाग गए थे, लेकिन जो ओरिजिनल मुगल आर्मी है, पूरी की पूरी मुगल आर्मी, उन पर उनका कोई कमांड नहीं था। ठीक है, तो ये दिल्ली से भाग गए। इनका मेन एम क्या था? टू रिस्टोर मुगल प्रेस्टीज, सॉरी, टू रिस्टोर मुगल प्रेस्टीज इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में तो सब ऑटोनॉमी हो गया था ना, ऑटोनॉमस डिक्लेयर कर दिए थे। ठीक है, चाहे वो अवध हो, बंगाल हो, बिहार हो, सब ऑटोनॉमसली रूल कर रहे थे। वहाँ पर निज़ाम भी आ गया था, कर्नाटिक भी चला गया था। ठीक है, और नीचे मराठास तो थे ही। ओके, सो मराठास पे तो वो जानते हैं कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मराठा से दुश्मनी अभी इस स्टेज में तो मुगल कर ही नहीं सकते। तो ये जो अपनी जो ऑटोनॉमस रीजन्स है उन पर थोड़ा और इफेक्टिव कंट्रोल बनाने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वैसा तो हो नहीं पाया। और ये तभी अवध में जाके और वहाँ पर ही सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अवध में ही थे, अवध, दिल्ली में तो गए नहीं, क्योंकि उनको भय था कि उनको इमाद उल मुल्क जो है वो मार डालेगा। ठीक है, ओके। तो अपनी वजीर से वो भयभीत होकर अवध में जाकर बैठे थे। तो ये जो ईस्टर्न प्रोविंसेस में, ईस्टर्न इंडिया में ये जो अपना एक वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे थे इनकी मुगल्स की, ठीक है, ये इनको डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में भी ला देता है, इसके ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, ये मीर जाफर को हटाना चाहते थे, मीर कासिम को बंगाल का नवाब फिर से बनाना चाहते थे। ठीक है, जिसके कारण बैटल ऑफ बक्सर होता है। बैटल ऑफ बक्सर के दौरान जो बंगाल के जो नवाब थे वो मीर जाफर को फिर से बनाया गया था, और मीर कासिम जो पहले नवाब थे उनको हटा दिया गया था, और मीर कासिम को सपोर्ट करके वो फिर से अपना कंट्रोल इस रीजन में एस्टैब्लिश करना चाहते थे। ठीक है, खैर वो बंगाल के टाइम में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ये जो वो काम करने गए थे, दिस लेड टू
a direct conflict with the ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में आ गए और इसका परिणाम क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर फाइट किया गया था। यहाँ पर बेलिजरेंट्स कौन कौन थे? एक तरफ शाह आलम, फिर मीर कासिम। शाह आलम कौन? एम्परर, ओके, मुगल एम्परर। ठीक है, मीर कासिम कौन है? डिपोज्ड या डिथ्रोन्ड, डिथ्रोन्ड। नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, डिथ्रोन्ड नवाब ऑफ बंगाल। और शुजा-उद-दौला, ये कौन है? नवाब ऑफ अवध। ठीक है, और दूसरे साइड में कौन है? दूसरे साइड में कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनको कौन लीड कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ओके, इनको कौन लीड कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। तो एक तरफ थे बैटल ऑफ बक्सर में शाह आलम सेकंड, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला, और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। रिजल्ट क्या हुआ? डिसाइसिव विक्ट्री, डिसाइसिव विक्ट्री फॉर द ब्रिटिश। ब्रिटिश आराम से जीत गए। ठीक है, और ये जो लड़ाई थी ब्रिटिशर्स ने, ये अपने बल पर जीता था, कोई धोखाधड़ी से नहीं जीता था। बैटल ऑफ प्लासी में क्या किया था? धोखाधड़ी करके जीता था। हाँ, अब ये भी एक कहा जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद वो, क्योंकि वो बंगाल के पूरे सूबे के रेवेन्यू के मालिक बन गए थे, तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था और जिसको वो इन्वेस्ट करके एक मॉडर्न आर्मी और बेहतर चीज़ें बना पाई। ठीक है, लेकिन जो भी हो, यहाँ पर डिसाइसिव विक्ट्री मिला किसको? ब्रिटिशर्स को। ठीक है, ओके, सो ये अलायंस डिफीटेड हो गए, अलायंस वाज डिफीटेड। देखिए, अलायंस में जो सबसे जो पावरफुल था वो था शुजा-उद-दौला। मीर कासिम के पास उतनी वैसे पावर नहीं थी, सेना वगैरह कुछ वैसा था नहीं, थोड़ा बहुत ही था, और शाह आलम के पास भी कुछ नहीं था। ठीक है ना, उनके पास भी कुछ 20-30 हज़ार की या 30-40 हज़ार की एक फौज थी। ठीक है, जो मेन जो पावर था वो था शुजा-उद-दौला के पास, क्योंकि वो नवाब थे। मीर कासिम को तो हटा दिया गया था। ठीक है, ओके, सो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो एक अलायंस तो है, एक 3 पार्टीज का एक अलायंस है, लेकिन पावर सबसे ज्यादा शुजा-उद-दौला के पास ही है, क्योंकि वो नवाब है अभी भी। ठीक है, ओके, तो इसका फिर क्या हुआ? अलायंस डिफीट हो गया तो क्या हुआ? तो इसका परिणाम हुआ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। सॉरी, यहाँ पर जो तभी गवर्नर जनरल थे वो रॉबर्ट क्लाइव नहीं, रॉबर्ट क्लाइव को तो फिर लाया गया